नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पाथफाइंडर पे स्वागत है। मेरा नाम है इम्तियाज अहमद। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी सी सेट 23 के क्वेश्चंस पेपर, जिसका पार्ट 1 आपको बता दिया गया। आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। अगर आपने ये टेलीग्राम लिंक नहीं ज्वाइन किया दोस्तों, तो ये फटाफट टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको क्लास का नोट्स, क्लास की पीडीएफ, क्लास की सारी जानकारी आपको यहीं पे मिलेगी। इस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूले। ये सारे क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया। आज हम पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस यहां से स्टार्ट करते हैं, है ना। यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि 9 को 99 बार लिखने पर एक संख्या n बनती है। यदि n को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक नंबर n है ना, जो 9 को 99 टाइम्स लिखते हैं। 99 बार 9999 लिखते जाइए 99 टाइम्स। तो फिर अगर हम इसको 13 से डिवाइड करते हैं, है ना, तो शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए ये समझिए कि कहीं ना कहीं रिपीट जरूर करेगा, जरूर रिपीट करेगा। तो 9 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर आपका 9 आएगा। 99 को अगर मैं 13 से डिवाइड करूं 99 को, तो रिमाइंडर बताइए शेषफल कितना आ रहा है। आप बताइए फटाफट कमेंट करके, शेषफल कितना आ रहा है। 99 को डिवाइड करिए 999 को, फिर अगेन 13 से डिवाइड करिए, है ना। 13 सत्ते 91, ये 8 आएगा। 13 सत्ते 91, ये 11 आएगा। तो मैं आपको मेन बता दे रहा हूं कि 999 है ना, 999 अगर 9 को 6 टाइम्स लिखूंगा और मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर 9 को मैं 6 बार लिखा, 6 टाइम्स तक लिखा और अगेन मैं 13 से डिवाइड करूंगा, है ना, 13 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो हर 9 जो है 6 के मल्टीपल पे 1 2 3 4 5 6 रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है। आगे फिर मैं अगर 9 6 बार लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो अगेन फिर 0 आ रहा है रिमाइंडर। आगे मैं फिर 9 6 बार लिखूं 1 2 3 4 5 6, तो ये अगेन 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर 0 कब आ रहा है, हर 9 बार लिखने पे ये 0 आ रहा है। हर आपके बाद 6 बार लिखने के बाद 0 आ रहा है। तो 6 का मल्टीपल क्या है, 96 टाइम्स तक, 96 टाइम तक, है ना। जब ये 96 टाइम तक आ जाएगा, क्योंकि 96 6 का मल्टीपल है, तो जो भी 6 का मल्टीपल होगा, यानी 6 बार 9 लिखने पे शेषफल 0 आ रहा है, 12 बार 9 लिखने पे शेषफल 0 आएगा, 18 बार 9 लिखने पे शेषफल 0 आएगा, 24 बार 9 लिखने पे शेषफल 0 आएगा, 30 बार 9 लिखने पे 0 शेषफल 0 आएगा। तो 96 टाइम तक शेषफल कितना आएगा, 0। अब बचेगा 97 98 99, यानी आपके 3 9 बच गए दोस्तों, आपके 3 9 बच गए। और 13 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए, 13 सत्ते 91, है ना, और ये आ जाएगा 8 9, 13 6 8 9 आ गया, है ना। 13 5 65, 13 6 78, 13 6 78। शेषफल कितना आ गया दोस्तों इसका शेषफल 11 आ गया। करेक्ट जवाब इसका ए है। तो ये बेहद प्यारा क्वेश्चन था। अगर 9 को आप 6 बार 9 को डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0 आता है। तो 9 अगर 6 के मल्टीपल में होगा, 12 बार 9 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आएगा। 18 बार 9 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आएगा। 24 बार 9 होगा, 13 से डिवाइड करेंगे शेषफल 0 आएगा। तो 96 जो है वो 6 का मल्टीपल है। तो 96 टाइम तक 9 अगर हम 13 से डिवाइड कर देंगे शेषफल 0 आएगा। 97 98 99 होता है, और अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, है ना, और मैं अगर इसको डिवाइड कर दूं तो आपका शेषफल 11 आएगा। करेक्ट जवाब इसका ए आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, 9 अंकों की एक संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इसे स्वयं से गुणा किया जाता है, परिणामी संख्या के अंकों का योग क्या है। समझिएगा, अगर मैं 1 को 11 से मल्टीप्लाइड करूं तो ये मल्टीप्लीकेशन पे आएगा 121। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद कितना आएगा, 121। अगर मैं 1 को 3 बार लिखा, 3 बार, और फिर मैं स्वयं से मल्टीप्लाइड कर रहा हूं 1 को, तो ये कितना आएगा, 1 2 3 2 1। समझिएगा,
अगर ए 3 बार है तो 1 2 3 तक जाएगा, फिर डिक्रीज होगा 2 और 1। अगर मैं 1 को 4 बार लिखूं, 1 2 3 4, फिर मैं 1 को 4 बार लिखूं, 1 2 3 4, मल्टीप्लाइड कर दिया तो ये कितना आएगा, 4 बार आएगा तो 1 2 3 4, फिर डिक्रीज होगा 3 2 1। ये 11th के मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है दोस्तों। अगर आपको ये मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है तब तो आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से कर लेंगे, आसान तरीके से। अगर मैं 1 को 5 बार लिखूं और अगेन 1 को 5 बार लिख के मल्टीप्लाइड करूं 5 बार, तो 1 से 5 तक जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर डिक्रीज होगा 4 3 2 1। क्या ये बात समझ में आ रहा है? आप मल्टीप्लाइड करके देख ले, यही क्वेश्चन कह रहा है। अगर मैं एक बार फिर एग्जांपल लेता हूं, 1 को 6 बार लिया, 1 2 3 4 5 6, 1 को मैं 6 बार लिया, फिर अगेन दोबारा हम इसी से मल्टीप्लाइड करते हैं। 1 को हमने 6 बार लिया, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बोल रहा है कि 1 से 6 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 7 होगा तो 7 तक जाएगा, 8 होगा तो 8 तक जाएगा, 9 होगा तो 9 तक जाएगा, फिर उसके बाद डिक्रीज होगा 5 4 3 2 1। तो ऐसे ही अगर मैं 1 को 9 टाइम्स लिखा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 9 अंकों की संख्या का प्रत्येक अंक 1 है, इसे स्वयं से गुणा किया जाता है। समझिएगा, 1 को 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन 1 को 9 टाइम्स लिखो, सेम स्वयं नंबर बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और मल्टीप्लाइड कर दो। हमने 1 से 9 नंबर लिया, फिर स्वयं 1 से 9 नंबर लिया और दोनों को मल्टीप्लाइड किया, तो क्या बनेगा, 1 से 9 तक जाएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, फिर डिक्रीज होगा 9 के बाद 8 7 6 5 4 3 2 1। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। अगर मैं 1 को 7 लिखूं, फिर 1 को 7 बार लिख के मल्टीप्लाइड करूं, तो ये 1 से 7 तक जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, फिर डिक्रीज होगा 6 5 4 3 2 1। अगर मैं सम ऑफ द डिजिट निकालूं, सम ऑफ द डिजिट देखिए, 2 1 3 3 3 6 4 10 15 6 21 7 28 8 36 9 45 8 53 7 60 66 71 75 78 80 और 81। क्या प्यारा क्वेश्चन है। करेक्ट जवाब इसका सी है। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? एक बार फटाफट कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर बातें समझ में आ रही तो यस सर जरूर लिखें। देखिए नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन है। इस बार जो यूपीएससी सी सेट के क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन थे। आपको कैलकुलेशन बेहतरीन तरीके से आना चाहिए दोस्तों, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10 से 100 तक के सभी पूर्णांक में आने वाले, इंटीजर में आने वाले सभी अंकों का योग कितना है। ठीक है, 10 से मैं जोड़ रहा हूं, पहले समझिएगा। 10 मैं समझा रहा हूं आपको, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये आ गया। नेक्स्ट देखिए 20 से आएगा 20 21 22 23 ऐसे चलते जाएगा दोस्तों, 24 29। आगे देखिए फिर अगेन स्टार्ट होगा 30 31 32 39, है ना। आगे मैं और लिखूं या रहने दूं? थोड़ा सा लिख दो सर। 40 41 42 43 44 और ये आ जाएगा 49। मैं लास्ट में लिख रहा हूं, लास्ट में क्या जाएगा? 90 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99।
ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? एक बार सभी लोग यस कर लिखें। देखिए आपके जो इकाई का अंक है वो तो सेम है, सब में इकाई का अंक सेम है, 0 से 9, 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 यानी 0 तो ऐड होके कुछ भी नहीं बनाएगा। इकाई के अंक पहले ऐड कर लो, इकाई के अंक पहले ऐड कर लो, फिर हम दहाई का अंक ऐड करेंगे। इकाई 1 2 3 3 6 4 10 15 21, 6 4 10 15 21 28 36 9 45, इकाई का अंक 45 आ गया। अगेन यहां पे भी इकाई का अंक 45 आएगा, यहां पे भी इकाई का अंक 45 आएगा, यहां पे भी इकाई का अंक 45 आएगा, और लास्ट में यहां भी इकाई का अंक 45 आएगा। इकाई का अंक कितनी बार आएगा? 1 2 3 4 9, यानी 45 9 बार आएगा। 45 कितनी बार आएगा दोस्तों? 9 बार। फिर से इसको समझिएगा, इकाई का अंक 1 से 9 45, यहां भी 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 1 से 9 45। मैंने अभी दहाई के अंक को नहीं जोड़ा है। और ये जो इकाई का अंक है वो कितनी बार आ रहा है दोस्तों? ये जो इकाई का अंक है वो 9 बार आएगा। देखिए 1 2 3 4 9 तक आ रहा है। अब हम दहाई को जोड़ रहे हैं, दहाई को। यहां देखिए 1 1 1 10 बार जोड़िए, 1 1 1 1 10 बार जोड़ेंगे 10 आएगा, प्लस दहाई के अंक जोड़िए को 2 2 2 2 2 2, ये भी 10 बार है, तो 10 इंटू 2, 2 10 बार जोड़ेंगे 20 आएगा। दहाई का अंक देखिए 3 है, 3 3 3 3 3 3 10 बार है, तो ये भी 30 आ गया। और यहां पे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 भी 10 बार आ गया, तो 90 आ गया। यहां पे मैंने जो जोड़ा दोस्तों, यहां पे जो जोड़ा वो इकाई का अंक है, और यहां पे जो हम ऐड कर रहे हैं दहाई का अंक है। तो अगर मैं 10 एलसीएम ले लूं, 10 कॉमन ले लूं, तो ये आ जाएगा 1, 20 डिवाइड बाई 10 से 2 आएगा, 30 डिवाइड बाई 10 से 3 आएगा, 90 डिवाइड बाई 10 से 9 आएगा। तो अगेन ये 1 से 9 इकाई का अंक है, और 1 से 9 इकाई का अंक कितना है? 45 है ना। तो 10 इंटू 45 बराबर कितना आ गया? 450। यानी ये जो 405 है वो इकाई के अंक का योग है। 405 जो है इकाई के अंकों का योग है, इकाई के अंकों का योग है। और जो 450 है वो दहाई के अंकों का योग है, दहाई के अंकों का योग है, दहाई के अंकों का योग है। तो इकाई का अंक 405 और दहाई का अंक 450, तो यह आ जाएगा 5 5 4 4 8। ये टोटल कितना आ गया? 855। ये टोटल कितना आ गया? 855। हमें 100 भी तो लेना है, 100 भी लेना है, तो 100 में कितना अंक आ जाएगा? 1। तो 855 प्लस 1 बराबर 856। करेक्ट जवाब इसका बी ऑप्शन है, करेक्ट जवाब इसका बी ऑप्शन है। सच में कह रहा हूं, ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। पूरा ऐड होना चाहिए, पूरा एडिशन होना चाहिए, है ना। क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम जरूर लगेगा। एक बार आप अप्रोच समझिए, है ना, तरीके को समझिए। बार बार यूपीएससी ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि एक बॉक्स में 14 काली गेंदे, 20 नीली गेंदे और 26 हरी गेंदे, 28 पीली गेंदे, 38 लाल गेंदे और 54 सफेद गेंदे हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि सबसे छोटी संख्या n ऐसी है कि बॉक्स से निकाली गई किसी भी n गेंदों में कम से कम एक रंग का एक पूर्ण समूह होना चाहिए। 175, मतलब हम 175 बार निकाले तो हर एक रंग होना चाहिए। दूसरा, सबसे छोटी संख्या m जैसे बॉक्स से निकाली गई किसी भी m गेंद में प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद 167 होनी चाहिए। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि
n ऐसी संख्या है कि कम से कम एक रंग का होना चाहिए, एक, हर एक कलर का एक एक रंग होना चाहिए। मैं ये मान लेता हूं कि मेरी किस्मत सबसे खराब है, सबसे किस्मत मेरी खराब है। किस्मत ऐसे क्वेश्चनों को ये मानते हैं कि किस्मत बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है, बिल्कुल साथ नहीं दे रहा है। तो आपने काली गेंदे कितने निकाल ली, काली गेंदे निकाल ली आपने 13, है ना। आपने 20 नीली गेंदे हैं, है ना, नीली गेंदे कितनी निकाल ली, नीली गेंदे। कह रहा है इसकी सबसे छोटी n संख्या ऐसी थी, बॉक्स में निकाली गई किसी भी n गेंदों में कम से कम एक रंग का पूर्ण समूह होना चाहिए। या तो आपका पूरा काला आ जाए, या तो आपका पूरा नीला आ जाए, या तो आपका पूरा ग्रुप होना चाहिए, हरा आ जाए या पीला आ जाए या लाल आ जाए, है ना, या सफेद आ जाए। तो मैं अभी ये मानता हूं कि किस्मत बिल्कुल खराब है। मैंने एक एक कम निकाला, 14 काली है 13 निकल गया, नीली 20 है 19 निकल जाएगा, हरी 25 है तो हरी मैंने 25 निकाल लिया, हरी हमने 25 निकाल ली। 28 पीली गेंदे हैं तो पीली कितना निकल जाएगा, 28 से एक कम 27 निकाल ली। लाल कितनी है 38, तो 38 में से एक कितना आ जाएगा 37। 54 सफेद गेंदे हैं तो 54 माइनस 1 से कितना आ जाएगा 53। मैंने अभी ये माना कि सब में से मेरे एक एक कम निकाले, सब में से लाल सफेद नीला हरा सब में से एक एक निकाले कम, है ना। तो अब ऐड करो, 9 3 12 5 17 24 31 3 34 4 3 आ गया, 5 3 8 3 11 2 13 2 15 1 16 1 17 174 174 निकल गया दोस्तों। अगर अब कोई भी निकालेंगे, कोई भी निकालेंगे, काली पूरा ग्रुप बनाने के लिए 14 चाहिए, 13 है। अगर काला गेंद निकला काले का ग्रुप बन जाएगा। नीला निकाले क्योंकि 20 है 19 निकाल चुके हैं, अगर नीला निकलेगा तो नीले का ग्रुप बन जाएगा। अगर हरा निकाले 26 हरा है, हमने 25 निकाल लिया है, अगर एक गेंद भी हरा गेंद आएगा तो हरे का ग्रुप बन जाएगा, है ना। 28 गेंदें पीली हैं, पीली हमने 27 निकाल ली हैं, अगर हमारी पीली निकलती हैं तो पीले ग्रुप बन जाएगा, पीले कलर की गेंद का ग्रुप बन जाएगा। 38 लाल गेंदें हमने 37 निकाल ली है, अगर आप हमारा लाल एक निकालते हैं तो लाल का बन जाएगा, सफेद निकालते हैं तो सफेद बन जाएगा। तो अगर मैं अब कोई भी एक गेंद निकालूंगा, कोई भी एक गेंद निकालूंगा, पूर्ण ग्रुप बन जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या m जैसे बॉक्स से निकाली गई किसी भी m गेंद में प्रत्येक रंग की कम से कम एक गेंद 167 होनी चाहिए, 168 बार में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब क्या करना है, जो काला है उसको छोड़ दो, आप 20 ले लो नीला, जो सबसे छोटा है उसको छोड़ दो दोस्तों। 20 नीला है, 26 हरा है ना, 28 पीला है, 28 पीला है, और 38 लाल है, 38 लाल है, 54 सफेद है, 54 सफेद है, ठीक है। 8 6 14, 14 8 22 6 26 6, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 2 2 4 2 6 2 8 3 11 5 16। अगर अब मैं एक भी काला गेंद निकालूंगा तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। यानी इसका करेक्ट जवाब दोनों है 1 और 2। सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्या आपको समझ में आ रहा है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए बी से बड़ा है, सी और डी समान आयु के हैं, ई सबसे छोटा है, एफ डी से छोटा है, एफ ए से बड़ा है, ऊपर दिए गए कितने कथनों की आवश्यकता है, सबसे बुजुर्ग व्यक्तियों की का निर्धारण करें। मतलब जो सबसे बड़ा है वो कौन सा व्यक्ति होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आप कितने स्टेटमेंट से दे सकते हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। कहने का मतलब आपको जो पहले देखिए रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आते थे वो सीधे सीधे पूछे जाते थे। अब कह रहा है कि हम इस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें कितने स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितने कथन की जरूरत पड़ेगी। कह रहा है ए बी से बड़ा है, ए बड़ा है यानी ए, बी से बड़ा है, ए जो है बी से बड़ा है, बी यहां पे आ गया।
सी और डी समान आयु के हैं, सी बराबर डी, ई सबसे छोटा है, ई को सबसे नीचे ले जाओ, एफ डी से छोटा है, एफ जो है डी से छोटा है, एफ जो है डी से छोटा है, ठीक है, एफ जो है छोटा है वो डी से, यानी डी और सी बराबर आ गए। अच्छा एफ डी से छोटा है, एफ यहां पे भी हो सकता है, ठीक है, यहां पे भी हो सकता है। तो अब हमें पता चल गया कि सबसे हमें सभी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ रही दोस्तों। अगर कोई भी ऐसा स्टेटमेंट गायब होगा तो हम क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे सकते हैं। हमें सभी स्टेटमेंट, सभी कथन की जरूरत पड़ रही है, तभी हम इस क्वेश्चंस का जवाब दे पा रहे हैं, है ना। तो ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रश्न और कथन सहित निम्नलिखित पर विचार करें। एक परिवार में 5 सदस्य ए बी सी डी हैं। प्रश्न, ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से क्या संबंध है? कथन 1, ए और बी एक विवाहित युगल है। कथन 2, डी सी का पिता है। कथन 3, ई डी का पुत्र है। कथन 4, ए और सी बहनें हैं। ये जो प्रश्न और कथन के संबंध में निम्नलिखित के कौन सा सही है? मतलब आप क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, है ना, प्रश्न है कि ई का बी से क्या संबंध है। आपको प्रश्न बताना है कि ई का बी से क्या रिश्ता है। क्या आप इस प्रश्न का जवाब कथन 1, कथन 2 और कथन सी से सिर्फ जवाब दे सकते हैं, या इस प्रश्न का जवाब आप कथन 1, कथन 3 और कथन 4 से क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं, या सभी 4 कथन एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? यदि आप सभी कथन का यूज कर पाएंगे तभी क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। सभी 4 कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन समझिएगा। ए और डी एक विवाहित युगल है। चलिए ठीक है, ए और बी विवाहित युगल है। विवाहित युगल को हम हमेशा एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और भाई बहन को हम लाइन से। ब्लड रिलेशन में ये मैंने बताया है। अगर कोई पुरुष है तो प्लस साइन आएगा, कोई महिला है तो माइनस आएगा, है ना। लेकिन ए और बी में हमें ये नहीं पता कि ए पति है या ए पत्नी है, बी पति है या बी पत्नी है, हमें नहीं पता चल रहा है। तो जो साइन है ए पे प्लस आएगा या माइनस, पहले स्टेटमेंट से बिल्कुल नहीं पता चल रहा है। कह रहा है कि डी सी का पिता है। अच्छा इसको हम थोड़ा सा यहां पे करते हैं, ठीक है, यहां पे स्पेस ज्यादा है। ए और बी पति पत्नी है, लेकिन हमें यह बिल्कुल नहीं पता है कि ए पति है या बी पत्नी है। डी सी का पिता है। डी जो पिता है, अगर पिता है तो मेल हो गया, पुरुष हो गया, प्लस सी जनरेशन वाइज नीचे आएगा, लेकिन सी भी महिला है या पुरुष नहीं पता। सी पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, बिल्कुल नहीं पता। आगे क्या कह रहा है कि ई डी का पुत्र है। ई जो है वो डी का पुत्र है। ई जो है वो डी का पुत्र है, ठीक है। अगर ई जो है पुत्र है डी का, तो इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता या भाई भाई का रिश्ता हो जाएगा। ई डी का पुत्र है। ए और सी बहनें हैं। अब यहां दे रखा है कि ए जो है वो बहन है तो ये प्लस हो गया, और सी भी बहन है तो माइनस हो गया। ए और सी बहनें हैं और ये ई प्लस हो गया, और डी ऊपर चला गया। अब हम जवाब दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम क्वेश्चंस का जवाब तभी दे पाएंगे जब सभी 4 कथन एक साथ प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अगर आपको इन 4 कथन में कोई भी कथन नहीं पता होता तो आप क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते। आप क्वेश्चंस का जवाब तभी दे पा रहे हैं जब आपने चारों कथन का यूज किया, ठीक है। आगे देखिए, उस समूह को चुने जो अन्य से भिन्न है। पहला दिया है 17, 37, 47 और 97। ये अभाज्य संख्याएं हैं, ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या। पहला वाला 17 भी आपका प्राइम नंबर है जो सिर्फ 1 और 17 से विभाज्य हो रहा है। 37 भी आपका अभाज्य नंबर है जो 1 और 37 से डिवाइड हो रहा है, विभाज्य हो रहा है। 47 भी आपका प्राइम नंबर है जो 1 और 47 से विभाज्य हो रहा है। 97 भी आपका प्राइम नंबर है। यहां पे सारे नंबर प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है। दूसरा देखिए 31, 41, 53, 67। तो अगर मैं इन चारों नंबर की बात करूं तो 31 भी आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 41 भी आपका अभाज्य संख्या है।
53 भी आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 67 भी आपका अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। यानी इसको सिर्फ 1 और खुद नंबर डिवाइड कर रहा है, बाकी बीच में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड कर रहा है। थर्ड देखिए 71, 73, 79, 83, ये भी अभाज्य संख्या है दोस्तों, ये भी प्राइम नंबर है। 71 आपका प्राइम नंबर है, 73 आपका प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 79 भी आपकी अभाज्य संख्या है और 83 भी आपकी अभाज्य संख्या है। नेक्स्ट देखिए 83, 89, 91 और 97। 83 आपकी अभाज्य संख्या है, 89 आपकी अभाज्य संख्या है, लेकिन 91 को डिवाइड कर रहा है 13 इंटू 7। 19 इक्वल टू 13 इंटू 7, तो 91 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। तो ए ऑप्शन में जितने भी नंबर दिए हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। बी ऑप्शन में भी जितने नंबर दिए हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। सी ऑप्शन में भी जितने नंबर दिए हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है। लेकिन चौथा ऑप्शन जो दिया है वो प्राइम नंबर 91 नहीं है। तो जो अलग है वो बिल्कुल अलग है, वो डी है, बाकी सब सही है। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा, एक मूलधन P1 वर्ष में क्यों बन जाता है जब 7 अर्धवार्षिक रूप से 8% वार्षिक ब्याज दर से संयोजित होती है, यदि वह मूलधन P 1 वर्ष में क्यों हो जाता है। बेटा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टाइपिंग में उल्टा सीधा हो गया है ना। इसको मैं कभी नेक्स्ट टर्न पे जब इसका हम टाइप सही कर पाएंगे, जब सही क्वेश्चंस होगा तो मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस पता है तो इसका करेक्ट जवाब सी आता है। ये मैंने करवा रखा है तो मुझे पता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जल्दी बताइए, सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या ये बातें समझ में आ रही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ऐसी कितनी घन पूर्णांक संख्याएं हैं जो 1186 को इन प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित करने पर शेषफल 31 देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1186 को विभाजित करने पर शेषफल 31 आता है। अगर शेषफल 31 आ रहा है तो जो हमारी संख्या होगी वो 31 से बड़ी होगी, क्योंकि जो शेषफल होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं उससे कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैं एक बात समझा रहा हूं, 5 इंटू 23 अगर मैं डिवाइड कर दिया तो यहां पे शेषफल 3 आ गया, और डिवाइड किससे कर रहे हैं? 5 से। शेषफल कभी भी 5 से बड़ा नहीं हो सकता। शेषफल कभी भी 5 से ज्यादा, है ना, नहीं हो सकता। शेषफल कभी भी 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। शेषफल कभी भी 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। अच्छा, अगर हम किसी संख्या को 1186 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल 31 आता है। अगर मैं 23 में से शेषफल माइनस कर दूं तो 5 उसको क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो अगर मैं किसी संख्या से 1155 को डिवाइड कर रहा हूं तो शेषफल 31 आ रहा है। अगर मैं 1155 में 1186 में से शेषफल माइनस कर दूं, शेषफल तो 6 में से 1 गया 5, 8 में से 3 गया 5, 1155। तो जो प्राकृतिक संख्या होगी वो 1155 को पूरी तरीके से विभाज्य करेगी। देखिए दोनों बात सेम है। मैं ये कह दूं कि एक ऐसा नंबर जो 1155 को पूरी तरीके से विभाज्य करे, या एक ऐसा नंबर जो 1186 को भाग देने पर शेषफल 31 आए, बात सेम है ना, दोनों बात सेम है। तो मैं 1155 का फैक्टर निकाल दूंगा, फैक्टर निकालने आसान है। मैं ये देखूंगा कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 1155 को विभाज्य करते हैं, 1555 को डिवाइड करते हैं। तो अब फैक्टर निकालने का तरीका यही है कि इसका प्राइम फैक्टर निकालें। प्राइम फैक्टर 5 से कर दीजिए, 5 दूनी के 10, 1 15, 5 तिहाई 15, 5 एकम 5। ठीक है, अब 3 से कर दीजिए, 3 7 21, 2 21, 3 7 21, 7 से कर दीजिए 11 11। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11। इसका
प्राइम फैक्टर हमने कर दिया, अभाज्य जो फैक्टर होता है, गुणनखंड होता है, वो हमने कर दिया। तो जो फैक्टर्स हम निकालते हैं दोस्तों, टोटल गुणनखंड जो निकालते हैं वो हमेशा पावर से एक ज्यादा होता है। यहां पे पावर कितना है 1, तो 1 से ज्यादा, यहां पे पावर 1 है 1 से ज्यादा, यहां पे पावर 1 है 1 से ज्यादा, यहां पावर 1 है 1 से ज्यादा, है ना। तो 1 + 1 से कितना आ जाएगा 2, 1 + 1 से 2, 1 + 1 से 2, 1 + 1 से 2, 2 दूनी 4, दूनी के 8, दूनी के 16। तो 16 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1155 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रही हैं। या मैं ये कहूं कि 16 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं, 16 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1186 को भाग देने पर शेषफल 31 आता है। तो मैं 16 जवाब नहीं दे पाऊंगा यहां पे, याद रखिएगा, क्योंकि अगर शेषफल 31 आता है तो जो संख्या होगा वो 31 से ज्यादा होगा। अगर संख्या 31 से कम होगा तो शेषफल 31 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर हम विभाज्य कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो संख्या हमेशा 31 से ज्यादा होगी। ये ध्यान रखिएगा, वो संख्या हमेशा 31 से ज्यादा होगी। तो पहला क्या नंबर है दोस्तों 3 जो है इसको डिवाइड कर रहा है लेकिन 31 से कम है। तो मैं ये देखूंगा कि 1155 में 16 तो वो संख्या है जो 1155 को डिवाइड कर रहा है, वो 31 से ज्यादा भी हो सकता है और 31 से कम भी हो सकता है ना। हमें क्या चाहिए 31 से ज्यादा चाहिए, वो नंबर जो 31 से ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे नंबर निकालूंगा जो 31 से कम हो। मैं ऐसे टोटल गुणनखंड निकालूंगा जो 31 से कम हो और टोटल फैक्टर में 31 से कम वाली संख्याओं को माइनस कर दूंगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा 31 से ज्यादा वाली संख्या है। तो देखिए 3 इसको डिवाइड कर रहा है, 5 करेगा 31 से कम, 7 करेगा बिल्कुल करेगा, 11 करेगा। अब इसके मल्टीप्लीकेशन से बनाइए, 5 × 3 15 करेगा और 15 31 से कम है, 5 × 7 35 आ गया, नहीं चलेगा, 7 × 3 21 आ गया, है ना। अब कोई भी लीजिए, 3 × 11 33 ज्यादा हो जाएगा, 7 × 77 ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है 1 2 3 4 5 6 ऐसी नंबर हैं जो 1155 को तो डिवाइड कर रही हैं, लेकिन शेषफल 31 नहीं आ सकता क्योंकि ये संख्याएं 31 से कम है। तो अगर 6 है, 3 1 आ गया और एक 1 है ना, एक 1 भी तो आएगा क्योंकि 1 भी तो सबको डिवाइड कर रहा है ना। तो टोटल ऐसे देखिए 1 3 5 7 11, 5 3 15, 7 5 35 ज्यादा हो जाएगा, 7 3 21, 7 3 21, 11 3 33। तो 7 ऐसी संख्याएं हैं, 7 माइनस कर लें तो हमें क्या पता चल जाएगा 9 ऐसी संख्याएं होंगी, 9 ऐसी संख्याएं होंगी जो 1156 को डिवाइड करने पे शेषफल 31 देगा। करेक्ट है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट किया हूं, संख्या पद्धति, मैं बिल्कुल बेसिक से यहां पे स्टार्ट करूंगा और आपको सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद आपके क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं रुकेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो अगर आप चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम लिंक को मेरे जरूर जुड़िएगा, मैंने सबसे पहले आपको टेलीग्राम लिंक बताया है, उस टेलीग्राम लिंक से आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन अगर मैं कहूं कैलकुलेशन वाइज तो यही है। मान लीजिए पी पी क्यू क्यू और आर आर 2 अंकी संख्याएं हैं जहां p छोटा है q से, q छोटा है r से। यदि पी पी प्लस क्यू क्यू प्लस आर आर बराबर tt0, जहां tt0 शून्य पर समाप्त होने वाली 3 अंकों की संख्या है, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि p के संभावित मानों की संख्या 5 है, q के संभावित मानों की संख्या 6 है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। समझिएगा, हमें कह रहा है पी पी क्यू क्यू और आर आर को अगर मैं ऐड करूं, पी पी क्यू क्यू और आर आर को मैं ऐड करूं तो हमें मिलता है tt0, हमें मिलता है tt0।
तो कह रहा है कि p के ऐसे पॉसिबिलिटीज जो वैल्यू है क्या वो 5 है, क्योंकि ऐसी जो संभावित मानों की संख्या 6 है। चलिए मिलाते हैं। यहां पे एक चीज समझिएगा, p एक कंडीशन दिया है कि p छोटा होना चाहिए q से और q छोटा होना चाहिए r से, और 3 अंकों की संख्या है ना, 3 अंकों की संख्या है तो जाहिर सी बात है p 0 होगा तो 1 अंक का बन जाएगा, 0 नहीं होगा। चलिए p को मैंने फिक्स किया पहले 1, q को मैंने लिया 2, 2 1 3, हमें 0 ही तो चाहिए, मैंने यहां पे ले लिया 7, पहली पॉसिबिलिटीज बन जाएगी। देखिए 7 2 9 1 10, 0 बन गया, और p छोटा है q से, q छोटा है r से। अब आगे बढ़िए, p की पॉसिबल वैल्यू 1 ही है, q 3 है, बड़ा कर दिया 2 1 3, और इसको मैंने ले लिया 6। देखिए 6 3 9 1 10, अभी भी 0 बन गया। अब आगे बढ़िए, p को मैंने लिया 1, q को मैंने लिया 4, 4 1 5, और r को ले लिया 5। क्वेश्चन का जो दिया हुआ कंडीशन है उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। p छोटा होना चाहिए q से, बिल्कुल है सर, q छोटा होना चाहिए r से, बिल्कुल है सर, और 0 बन जा रहा है। अगर मैं आगे लूंगा 1 और q ले लिया 5 और ये r, तो ये भी तो 0 बना रहा है, लेकिन इसको मैं एज्यूम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि r q से छोटा है ना। तो चलिए 1 पे तो बन गया, अब मैं 2 पे बनाता हूं। 2 पे अगर मैं p को 2 लिया, q को 3, 3 2 5, और ये 5 5 5 10, ठीक है। p को आप 2 ही रखिए, आगे ये बढ़ा दिए 4 2 6 और 4, अब ये दोनों बराबर आ गया, तो ये पॉसिबल वैल्यूज नहीं होगा, ठीक है, ये पॉसिबल वैल्यूज नहीं होगा। p को मैंने ले लिया 3 और इसको 4, आगे भी नहीं बनेगा, ठीक है, आगे भी नहीं बनेगा। अब आगे देखिए क्या बनेगा। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p हमारा एक तो बनेगा 1 1 0, 1 1 0 पे बनेगा, तो आपका एक 1 आ गया, एक 2 आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम 2 2 0 पे चेक करते हैं कि 2 2 0 कब बनता है ना। 2 2 0 कब बनता है? तो अगर मैंने 1 ले लिया और 1 ले लिया और 8 ले लिया, नहीं बनेगा, 2 ले लिया है ना, 2 ले लिया और 9 भी नहीं गए, 3 ले लिया 3 और 3 के साथ हमने अब 2 2 0 बनाना है, यानी हमें बनाना है 70 है ना। 3 ले लिया और हमने आपका ले लिया 7 7 8 8 3 11 और 9 बन जाएगा। देखिए 8 3 11, 8 3 11 और 9 20 0। अब ये 220 वाली प्रॉपर्टीज बन जाएगा, 220 वाली बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 4 ले लिया है ना, 4 4 और 6, 4 और 7, 7 4 11 और 9, देखिए ये भी बन गया। ये 2 2 0 बन जाएगा। पहले कंडीशन में 1 1 0 आ सकता है, 2 2 0 आ सकता है, तो 7 4 11 और 9 20 आ गया है ना। और नेक्स्ट मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, 5 6 5 11 और 9 20, ये भी बन गया। तो p की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है दोस्तों? 1 2 3 4 5। p की पॉसिबल वैल्यूज 5 है, p की संभावित मानों की संख्या 5 है। q के संभावित मानों की संख्या 2 3 4 5, देखिए 2 है, q के संभावित मानों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 3 आ चुका है, 8 है, 7 है, 6 है, 1 2 3 4 5 6, q के संभावित मानों की संख्या 6 है, यानी इसका करेक्ट जवाब सी है, ठीक है। सच में इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना टफ है, इतना ज्यादा सोचना है ना, और एक भी अगर पॉसिबिलिटीज गलत हो गई तो आपका जवाब गलत आ जाएगा, है ना। तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं ये दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंक 1 2 3 4 से बनने वाली 2000 से कम की सभी 4 अंकों वाली संख्याओं का योग क्या है जहां किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं हुई है? 7998, 8028, 8878, 9338।
जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय एंड संचय पे पूछा गया है। ठीक है, 4 अंकों की संख्या देखिए 1 2 3 4 है। अगर यहां पे 2 आ गया तो जो अंक बनेगा वो 2000 से ज्यादा हो जाएगा। अगर यहां पे 3 आ गया तो जो अंक बनेगा वो 3000 से ज्यादा हो जाएगा। और अगर यहां 4 आ गया तो जो अंक बनेगा वो 4000 से ज्यादा आ जाएगा। आपके क्वेश्चंस में बोला है कि 2000 से कम होना चाहिए, 2000 से कम होना चाहिए, तो यहां पे 1 ले लो, यहां पे 2, यहां पे 3, यहां पे 4। यहां पे हमेशा 1 फिक्स रहेगा दोस्तों, तभी 2000 से कम बनेगा। 1 2 4 3, अब ये आएगा 1 2 आ चुका है, 3 2 4। ये जो सारी संख्याएं बन रही हैं वो 2000 से कम बन रही हैं। 1 3 4 2, अब ये आ जाएगा 1 4 2 3, 1 4 3 2। जो टोटल पॉसिबल संख्या है वो कितनी है दोस्तों? 6। 1 2 3 4 5 6। अगर आप और कोई भी पॉसिबिलिटीज बनाएंगे तो वो 2000 से ज्यादा हो जाएगा, और हमें 2000 से ज्यादा नहीं बनाना है। अब अंक को ऐड करें, 4 3 7 9, 4 3 7 4 11, 2 13, 3 16 और 2 18, 8 1, 4 3 7 1 8, 2 10, 14, 2 16, 3 19, 9 1, 2 2 4 1 5, 3 8, 3 11, 4 15, 4 19, 9 1, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ जाएगा 7998। 7998 करेक्ट जवाब इसका ए आ रहा है। प्लीज एक बार कमेंट करके बताइए क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या आप सभी को ये बातें समझ में आ रही है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को ध्यान से पढ़िए, है ना, उसी से ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस डेटा सफिशिएंसी के आपको कल की क्लास में कराए जाएंगे, है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको कल की क्लास में कराए जाएंगे। मैं कुछ और क्वेश्चंस करा दूं आपको, ये कल की क्लास में करा दिए जाएंगे, क्योंकि जो बड़े वाले क्वेश्चन है डेटा सफिशिएंसी के वो मैं सोचा हूं कि मैं कल करा दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये प्यारा क्वेश्चन है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो मैं आज चाह रहा हूं कि आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सभी क्वेश्चंस करा दिए जाए। एक परीक्षा में 4 पेपर अर्थात P, Q, R और S में से प्रत्येक के लिए अधिकतम 100 अंक है। ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है। अधिकतम अंक 100 है। छात्रों द्वारा प्राप्त अंक पूर्णांक में है। पूर्णांक में मतलब कोई भी छात्र 96.5 नहीं ला रहा है, 96 लाएगा, 97 लाएगा, 92 लाएगा, 93 लाएगा, दशमलव में नहीं लाएगा। एक छात्र इन विभिन्न तरीकों से 99% अंक प्राप्त कर सकता है। इनका मान क्या है? तो 99 कैसे आ सकता है? देखिए 99 कैसे ला सकता है? सब में 99 ले आए, सारे ने सबने 99 ले आया, सारे ने 99 ले आया, सारे 99, ये एक पहली पॉसिबिलिटीज है। दूसरा, अगर 2 ने 100 ले आया, 100 और 2 ने 98 ले आया, 2 ने 98 ले आया, तभी भी आपका आ जाएगा 99, तभी भी 99 का मतलब 400 में आपको जो नंबर लाना है 396 नाला है। ठीक है, और नेक्स्ट कैसे ला सकता है? सोचिए, इसमें सोचने वाली बात है। और कैसे ला सकता है दोस्तों कि एक ने 100 ले आया, एक में 100 ले आया, है ना, एक में 100 ले आया और एक 99 ले आया, 99 ले आया, 99 ले आया और ये 98 ले आया, अभी भी तो आ जाएगा। ये 98 99 ले आया और ये 99 से एक कम है, इसको दे देगा, ये 99 बन जाएगा, है ना। एक 100 से बन गया। अब कैसे बन सकता है? 300 से। 300 ले आया, है ना, 300 ले आया, 300 और ये 96 ले आया, ये 96 ले आया, यस या नो? अच्छे, अब ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये चारों सेम है तो इसके नंबर ऑफ वेज तो 1 ही होगा, सब सेम है।
यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये इंटरचेंज हो सकता है, 98 ले आए, 100 ये ले आए, 98 ये ले आए, 100 ले आए, तब भी हो जाएगा। यानी इन चारों को परमुटेशन इनमें लगा सकते हैं। 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 100 दो बार आया है तो 2 का फैक्टोरियल, और 98 दो बार आया है, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 6। ये कितना आ जाएगा दोस्तों? 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ जाएगा। आगे अब यहां देखिए 1 2 3 4 ये चेंज होगा 4 का फैक्टोरियल तरीके से। जहां पे 99 दो बार आया है, 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दीजिए, 4 का फैक्टोरियल मतलब 24 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 12। ये आ जाएगा 12, है ना। अब यहां पे देखिए 100 3 बार आया तो ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 100 3 बार आ चुका है तो 3 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 4। 12 4 16, 16 6 22, 1 23। अच्छा, और एक क्या पॉसिबिलिटीज बन रही है, सोचिए आप, सोचिए एक पॉसिबिलिटीज और क्या बन रही है। 99 का बन गया, है ना। अगर हम 100 दे दें, अच्छा 300 पे बन गया है, 200 पे बन गया है, बिना 100 का बन गया है, तो 100 दे दें, 98 दे दें, 98 100 98 98 भी आ चुका है ना। तो एक और बनेगा 100 98 98 आ गया, 100 अच्छा ये भी आ चुका है, 100 98 98 आ गया, 100 99 99 98 आ चुका है, अब 100 98 आ चुका है। अब एक पॉसिबिलिटीज और क्या आ सकती है, सोचिए। 97 दे दिया एक को, 97 से बनाया है, 97 दे दिया, 99 दे दिया, है ना, 99 दे दिया, और 100 दे दिया, और 100 दे दिया। ठीक तो है, ठीक तो है। एक को मैंने 100 दे दिया, दूसरे को 100 दे दिया, दूसरे को 100 दे दिया, 200 और एक को 99 दे दिया, और एक को 97 दे दिया। करेक्ट है। तो अब यहां पे कितनी, देखिए 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल, और 100 दो बार आया है, रिपीट कर रहा है, तो ये आ गया 12 12 12 24 36 34 1 35। करेक्ट जवाब इसका डी है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सारी पॉसिबिलिटीज आपको बैठाना पड़ेगा, सारी पॉसिबिलिटीज आपको बैठाना पड़ेगा, सारा कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और इसके साथ ही आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। देखिए यहां पे 5 केस बनेगा। अगर सब में 99 99 ले आया तो एक वेज है। अब 100 98 98 से बन रहा है 99। अब ये आपस में इंटरचेंज भी हो सकते हैं ना, 98 यहां आ जाए, 100 यहां आ जाए, 98 ये ले आए, 100 ये ले आए, 100 ये ले आए, 98 90 98 ले आए। तो ये चारों कैसे चेंज होंगे, 1 2 3 4, 4 का फैक्टोरियल जो रिपीट कर रहा है, जैसे 100 दो बार आया है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, 98 दो बार आ रहा है तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 4 का फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 2, 6 आ गया। अब यहां पे देखिए 1 2 3 4, अब 99 99 दो बार रिपीट कर रहा है तो 2 के फैक्टोरियल से हमने डिवाइड कर दिया, तो 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो 4 3 12, है ना। तो अगर मैं पूरा सम करूंगा तो 35 आएगा। दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, सच में प्यारा क्वेश्चन है। तो इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ज्यादा पूछे गए थे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। तो अगर आप 24 या 25 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 से 4 टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, चाहे वो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हो, चाहे डेटा सफिशिएंसी हो, चाहे आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो। क्वेश्चन कह रहा है एक झंडे को लाल हरे और पीले रंग के कुछ या सभी रंगों का उपयोग करके 4 36 पट्टियों के साथ डिजाइन करना होता है। इसे कितने विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है ताकि किन्हीं भी दो निकटवर्ती धारियों का रंग समान न हो। 4 36 है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये भी जो क्वेश्चंस है वो आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बेस्ड पे है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए यहां पे आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज है। आप लाल से कर दें एक बार हरे से कर दें, और एक बार पीले से कर दें। एक बार लाल से कर दें, हरे से कर दें, पीले से कर दें। नंबर ऑफ वेज यहां पे 3 है।
नंबर ऑफ चॉइसेस, नंबर ऑफ ऑप्शन आपके पास 3 है। एक बार इसको लाल से करिए, फिर एक बार इसको फिर हरे से करिए, फिर एक बार इसको पीले से करिए। अगर मैंने लाल से यहां कर दिया तो यहां लाल नहीं आना चाहिए, तो हरा या पीला तो आ सकता है, 2 चॉइसेस है। या हरा कर दिया तो लाल या पीला आ सकता है। अच्छा, अब यहां पे मैंने हरे पीले में हरा कर दिया, हरा कर दिया तो लाल या पीला में कोई भी 2 आ जाए, पीला कर दिया तो लाल या हरे में कोई भी 2 आ जाए। पहले प्लेस पे सिर्फ नंबर ऑफ चॉइसेस आपको 3 मिलेगा। पहले प्लेस पे, पहले चॉइसेस पे आप कोई भी रंग ला सकते हैं, या तो लाल ला सकते हैं, या तो हरा ला सकते हैं, या तो पीला ला सकते हैं। अब इन तीनों में कोई ना कोई एक रंग आ जाएगा, तो वो रंग यहां नहीं आना चाहिए, तो बाकी 2 तो ऑप्शन में है ना। अब यहां पे फिर एक आ गया तो वो रिपीट ना हो, तभी भी 3 में यहां पे एक आ गया तो 2 आ सकता है, फिर यहां पे एक आया तो बाकी 2 आ सकता है। तो नंबर ऑफ चॉइसेस कितना आएगा? 3 दूनी के 6, दूनी के 12, दूनी के 24। टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस 24 होगा। करेक्ट जवाब इसका सी होगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दिए थे दोस्तों, बहुत ज्यादा लोग इसको गलत कर दिए थे। चलिए, ये सारी चीजों पे मैं बात में करूंगा बात, है ना। ये सारे क्वेश्चंस पे आपकी बात किए जाएंगे। मैं अभी कॉम्प्रहेंशंस भी कराऊंगा, डेटा सफिशिएंसी के भी क्वेश्चंस कराऊंगा, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले मैंने ट्राई किया है कि मैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमशः एंड संचय से मैं आपको क्वेश्चंस करा दूं। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन है ये, यदि 2 की पावर 192 को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? अगर 2 की पावर 1 बराबर 2 और इसको अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा दोस्त? शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा, 2 आएगा। शेषफल कभी भी 6 से बड़ा नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 से कितना आ गया? 4, और 4 को अगर मैं 6 से डिवाइड करूं तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? देखिए, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 8। 8 डिवाइड बाई 6 करेंगे, है ना, तो 6 डिवाइड बाई 8, 6 एक कम 6, 8। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। यहां पे भी शेषफल आपका 2 आ गया, ये शेषफल निकल रहा है। अब 2 की पावर 4 में एक बार ले लूं, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी के 8, दूनी के 16, 2 दूनी के 4, दूनी के 8, दूनी के 16। 16 डिवाइड बाई 6 करिए, 16 डिवाइड बाई 6, 6 दूनी के 12, शेषफल कितना आ गया? 4। 16 डिवाइड बाई 6, शेषफल आ गया 4। ऐसे अगर मैं 2 के पावर 5 लूंगा तो 32 डिवाइड बाई 6, शेषफल आपका आ गया 2। आगे करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको ये बातें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर 2 के पावर संख्या विषम है, ऑड है, तो शेषफल 2 आता है। अगर 2 की पावर संख्या पावर सम है, इवन है, तो शेषफल 4 आता है। 2 की पावर संख्या विषम है तो शेषफल 2 आएगा। 2 के पावर अगर सम है तो 4 आएगा, 2 के पावर विषम है तो 2 आएगा। यानी अगर 2 के पावर सम पावर है, सम जो 2 से विभाज्य हो, तो शेषफल आपका 4 आता है। और 2 के पावर 192 का मतलब 192 आपका सम है, 192 आपका सम है, तो शेषफल कितना आएगा? 4 आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको देखना था कि 2 के पावर 1 शेषफल कितना आता है? 2। 2 के पावर 2 कितना आता है? 4। 2 के पावर 3 कितना आता है? शेषफल 2। 2 के पावर 4 कितना आता है? शेषफल 4। तो अगर 2 के पावर संख्या इवन है, सम है, जैसे 192 इवन है, सम है, तो शेषफल 4 आएगा। लेकिन अगर 2 के पावर विषम है, 1, 3, 5, 7, 9, जो 2 से विभाज्य न हो, तो आपका शेषफल 2 आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आसान है दोस्तों। चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जरूर जानकारी दे दूं कि पाथफाइंडर बैच बेटा आ चुका है, आप इसको ज्वाइन करें और कोड IE10 अप्लाई करिएगा। पाथफाइंडर 2 भी स्टार्ट हो चुका है, आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IE10। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप चाहते हैं आप अपना प्रिपरेशन
एनसीईआरटी बैच के साथ करें, बिल्कुल बेसिक से करें एडवांस लेवल तक। तो ये बैच आपके लिए एनसीईआरटी वाला, बिल्कुल एनसीईआरटी बैच ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको कोड अप्लाई करना है IA10, जो कि आपको 4,999 रुपए में मिलेगा। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ आप अपनी एनसीईआरटी की तैयारी, एनसीईआरटी को पूरा कर सकते हैं, है ना, कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी के कैसे रिवीजन करना है, कैसे नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये बैच आप जरूर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप सी सेट करना चाहते हैं बिल्कुल बेटा मेरे साथ, तो आपको कोड अप्लाई करना है IA10। ये बैच स्टार्ट होने वाला है 1 जुलाई से, और ये प्राइस अभी बढ़ने वाला है ना। तो सी सेट एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। सी सेट को हल्के में ना ले, सी सेट को इग्नोर ना करें, सी सेट पढ़ना पड़ेगा। और ये जो हमारा बैच है वो टोटल 170 आवर्स में कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें हम मैथ्स पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, कॉम्प्रहेंशन पढ़ाएंगे, DI पढ़ाएंगे, DS पढ़ाएंगे। और ये जो हमारा बैच है, बदलता हुआ जो सी सेट का पैटर्न है, जहां पे नंबर सिस्टम की वेटेज ज्यादा है, जहां पे नंबर सिस्टम से ज्यादा क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जहां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जहां पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, जहां पे डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो उस पे आधारित ये बैच है। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि यहां से पढ़ने के बाद आप सी सेट को फेल नहीं कर सकते, पास ही करेंगे। आपको 4 महीने पढ़ना पड़ेगा, रेगुलर क्लास करना पड़ेगा, और अभी जाके इसको सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। बैच बहुत जल्दी फुल हो रहा है। कोड IA10 लगाइएगा, जिससे मुझे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले, मेरा पर्सनल गाइडेंस मिले। फटाफट लीजिए। इस बैच के साथ आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम की DPPs मिलेगी। इसके साथ ही आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। तो सारे सी सेट की जिम्मेदारी मेरे साथ है, आप इसको जरूर लें। सेकेंड चीज दोस्तों, कि आपका ये जो बैच है एक एनसीईआरटी वाला, वो भी स्टार्ट हो चुका है। पाथफाइंडर, ये पाथफाइंडर का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, जो कि मात्र 2,999 रुपए में मिल रहा है। यहां पे जो आपको कोड अप्लाई करना है IA10, इस कोड को याद कर लें और फटाफट डाल के सब्सक्रिप्शन ले, जिसमें हम सी सेट के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज करा रहे हैं। सेक्शनल भी टेस्ट है, टॉपिक वाइज भी आपका टेस्ट सीरीज है, इसके बाद GS के फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, सब कुछ है। मात्र 2,999 रुपए में आप जाइए, खोजिए और रेफरल कोड में IA10 डालिए। और इसके साथ ही आप पाथफाइंडर का मेंस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, कि जो कि मात्र 2,499 रुपए में है, जहां पे भी आपको कोड IA10 यूज करना है। 100% सिलेबस कवरेज है, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर इंप्रूविंग योर आंसर है ना, मॉडल आंसर है, मेंस टेस्ट सीरीज है, 10+ टेस्ट है। इनरोल करना है, और इनरोल करते टाइम आपको जो कोड अप्लाई करना है वो IA10 कोड अप्लाई करना है। इसके साथ ये हमारी पाथफाइंडर की बेस्ट टीम है दोस्तों। अच्छा, पाथफाइंडर ने आप प्योर हिंदी मीडियम में बैच स्टार्ट कर दिया है। 15 जुलाई से बैच स्टार्ट है, जहां पे सीधा माध्यम हिंदी होगा, और मात्र 7,999 रुपए में दोस्तों आप अपने GS फर्स्ट पेपर, GS सेकेंड पेपर, मेंस के चारों पेपर, आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, मेंस का टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स के लिए पढ़ेंगे, मेंस के लिए पढ़ेंगे, इंटरव्यू के लिए पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। मात्र 7,999 रुपए में आपको कोड अप्लाई करना है IA10। इतने कम प्राइस में आप सोच भी नहीं सकते थे कि आप अपनी UPSC की तैयारी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यस, पाथफाइंडर की टीम कर रही है मात्र 7,999 रुपए में। चलिए, अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।